हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, हमने अपना स्टार्ट किया था वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़, और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के बारे में कि माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन क्या होता है और उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, उसके बारे में हमने जान लिया था। क्या क्या उसके कॉज होते हैं वो भी हम जान चुके थे। आज हम बात करेंगे माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन के क्या क्या साइन होते हैं, क्या उसके सिम्टम होते हैं और क्या उसकी डायग्नोसिस है, ठीक है, और क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपने माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन की पैथोफिजियोलॉजी नहीं देखी तो पहले आप उसको जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें कि जो हमारा माइट्रल वॉल्व है, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, माइट्रल वॉल्व होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ब्लड क्या है, हमारा जो ब्लड हमारा लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ वो जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद वो आयोटा में पंप उसको कर दिया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल इसका इस तरीके से फंक्शन होता है। और वॉल्व का जो हमारा मिट्रल वॉल्व है बीच में, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब उसको पंप करेगा ब्लड को एओर्टा में इस तरीके से, तो उसका बैक फ्लो लेफ्ट एट्रियम में ना हो जाए, इसके लिए ये अपना काम करता है। ठीक है, जब ब्लड यहाँ से आएगा तो ओपन हो जाता है, और जब ब्लड को पंप करता है तो ये क्लोज हो जाता है। ये इसका नॉर्मल फंक्शन होता है, ये नॉर्मल इसकी कंडीशन है। और अगर ये पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्लोज ना हो, अगर पूरी तरह से अगर बंद ना हो पाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। अगर ये पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाएगा और हल्का सा इसमें गैप रह जाएगा, तो जब यहाँ से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा एओर्टा में, तो कुछ ब्लड जो है, एक्स्ट्रा ब्लड क्या है हमारा, बैक फ्लो किस में हो जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का एक मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है किसका, ब्लड का। तो ये हमारी कंडीशन थी रिगर्जिटेशन वाली, और इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी और उसका जो कॉज है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने तो पीछे जाके आप लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहला है इसमें सिम्टम में अगर बात करें, देखिए साइन और सिम्टम में क्या अंतर होता है। सिम्टम्स क्या है हमारा, जो पेशेंट हमको बताता है, और साइन क्या है, जो डॉक्टर पेशेंट में देखता है। ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या है, पहला है डिस्निया। डिस्निया में क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। अब सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि जब जैसे ही यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कुछ तो यहाँ जाएगा, ठीक है, एओर्टा में जाना चाहिए, लेकिन बैक फ्लो की वजह से मैक्सिमम ब्लड क्या है, यहाँ जमा होने लगेगा। कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का ओवरफ्लो होने लगेगा, ज़्यादा होने लगेगा। और जब ज़्यादा ब्लड होने लगेगा तो देखो होता क्या है, यहाँ से आपको बताया था, जैसे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ब्लड क्या है हमारा पूरी बॉडी से आता है यहाँ से होते हुए, फिर ये जाता है हमारा किस में, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, मान लीजिए इस तरीके से रेड से दिखा देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये यहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजन को लेता है, ये एल्वुलाई हमारी, और फिर ये बन जाती है हमारी पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड क्या है हमारा किस में आ जाता है, इस तरीके से, ये गलत बना दिया है, इस तरीके से हमारा इसमें। तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड फिल होने लगेगा, क्योंकि ये पंप करेगा तो एक्स्ट्रा ब्लड यहाँ पे ओपन रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड का अमाउंट फिल होने लगेगा, तो इसका क्या होगा, बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे ब्लड का। तो ब्लड यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्सेस होने लगेगा, मतलब जमा होने लगेगा। और जब ब्लड ज़्यादा जमा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब ये लीक करने लगेगा यहाँ से फ्लूइड, तो ये फ्लूइड एल्वुलाई में जमा हो जाएगा। तो जब जैसे ये जमा होने लगेगा किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर, तो जो गैस का जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और जब गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, यानी कि डिस्निया उसको होगा। फिर है एडीमा। एडीमा देखने को मिलेगा, उसको पेडल एडीमा हो सकता है, यानी कि उसके पैरों में सूजन हो सकती है, और उसको एसाइटिस हो सकता है। ठीक है, एसाइटिस भी उसको हो सकता है। एसाइटिस क्यों होगा, अब पेडल एडीमा क्यों होगा, देखिए जब ब्लड बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा होने लगेगा, एक्स्ट्रा जमा होने लगेगा, तो ये बैक फ्लो होते होते ये यहाँ पे भी एक्स्ट्रा, राइट वेंट्रिकल में भी एक्स्ट्रा ब्लड
फिल होने लगेगा और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ब्लड फिट होने लगेगा। तो जो नीचे से हमारा इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा है उसमें क्या है, यहाँ पे बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से ये क्या है, ब्लड नीचे हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जमा होने लगेगा, क्या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। उसकी वजह से वहाँ पे एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ये आप अगर आपको उसको डिटेल में अगर जानना है तो जो मैंने हार्ट फेलियर की वीडियोस बनाई है उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है, वो बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। फिर है एसाइटिस। एसाइटिस का मैंने आपको बता दिया बैक फ्लो के वजह से। फिर है पाल्पिटेशन। देखिए जब यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड जमा होने लगेगा तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को पंप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लड वहाँ जमा हो रहा है तो वो कोशिश करेगा कि ये नीचे चला जाए, जल्दी से जल्दी मैं उसको पंप कर सकूँ नीचे की ओर। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इसका एक तो हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, हार्ट का जो रेट है वो बढ़ने लगेगा, यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके वजह से क्या होता है, पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन का मतलब क्या है, जो है मैं नॉर्मल अभी कंडीशन में हूँ और मेरा हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है तो मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरा हार्ट क्या है, चल रहा है या धड़क रहा है। पाल्पिटेशन में क्या होगा, आपको महसूस होने लगेगा कि यहाँ पे हार्ट बहुत तेज तेज धड़क रहा है। आपको ये अगर फील होने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। तो यहाँ पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। फिर है फटीग। फटीग थकान क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लड मान लीजिए यहाँ 50 ml जाना चाहिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 ml ही जा पा रहा है और 20 ml बैक फ्लो हो जा रहा है। तो उसके वजह से क्या है, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ। उसके वजह से क्या होगा, हमारा क्या होगा, सेल्स जो है एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और पेशेंट को वीकनेस फील होगी। तो ये सब है इसके अंदर सिम्टम है जो पेशेंट हमको बताएगा। अब क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे जो डॉक्टर उसमें देख सकता है। पहला है हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आप ईसीजी कराओगे तो आपको उसमें एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा। फिर है हमारा कार्डियोमेगैली। देखिए कार्डियोमेगैली इसमें हो सकता है, कार्डियोमेगैली यानी हार्ट का साइज क्या है, इसमें इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी होने लगा है बहुत ज़्यादा लेफ्ट एट्रियम में, तो इसका साइज बढ़ सकता है। फिर बैक फ्लो की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कंजेशन हो गया है तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को आगे पंप करने के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी क्या है, इसकी मसल्स भी क्या हो जाती है, थोड़ा उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हार्ट का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे बोलते हैं हम कार्डियोमेगैली। ठीक है, फिर है हमारा पल्मोनरी वेनस कंजेशन। कंजेशन में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो की वजह से ये जो वेनस, ये जो है हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी और वेन है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ कंजेशन की स्थिति हो जाएगी, कंजेशन होने लगेगा। फिर है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखिए नॉर्मल जो प्रेशर होता है पल्मोनरी किसके अंदर, वेन में, पल्मोनरी वेन में नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो होता है 25/10 mmHg, इतना प्रेशर होता है। लेकिन ब्लड का यहाँ बैक फ्लो हो रहा है तो इसके वजह से यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन और आर्टरी में क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें देखने को मिल सकता है। फिर है राइट हार्ट फेलियर, क्योंकि बैक फ्लो होते होते क्या है, यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा जब यहाँ कंजेशन हो गया है, आगे से ब्लड मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारा जो राइट वेंट्रिकल है इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब लेटर स्टेज में बहुत ज़्यादा समय हो जाता है तो ये क्या है, हमारा राइट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। तो उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हमारा इसमें देखने को मिलेगा। अब ये जो कंडीशन है हमारी, क्या मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन है, इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को यही है, क्योंकि ये जो सिम्टम है और साइन है ये अदर हार्ट डिजीज में भी हो सकता है। तो हम कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कि ये स्टेनोसिस है या फिर हार्ट फेलियर है या कार्डियोमायोपैथी है या वल्वुलर हार्ट डिजीज है, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या डायग्नोसिस के लिए हम टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले है हमारा ईसीजी। इसमें हम ईसीजी करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे हम करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करेंगे तो इसमें कार्डियोमेगैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ईसीजी में हमें एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है। और इको में क्या है, हमें इको में तो लगभग क्लियर ही हो जाता है, क्योंकि इको में हम एक प्रकार क्या है, अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें पता लग जाएगा हमको। फिर है कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें एक कैथेटर लेते हैं, उसको हार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वेन्स के थ्रू क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और वहाँ पे हम उसका लगातार सीटी स्कैन भी करते रहते हैं और उसकी इमेज लेते रहते हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक डायग्नोसिस में मदद मिलती है। तो डायग्नोसिस के लिए हम ये अपने टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए ट्रीटमेंट जो है
ऑन द बेसिस ऑफ जो भी कॉज है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। पहला है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉज क्या क्या इसमें होते हैं। कॉज के लिए इसमें मैंने आपको बताया था कि रोमेटिक फीवर या रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट को रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसमें हम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अगर किसी रोमेटिक हार्ट डिजीज़ नहीं है, अदरवाइज और किसी वजह से अगर इसमें हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम पे वैसा तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं कि मेडिसिन से हम उस वॉल्व को ठीक कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। पेशेंट को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हम मेडिसिन से ही ठीक उसको सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक फ्लो की वजह से यहाँ कंजेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, एल्वेलाई में पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो क्या करती है, हमारा यूरिनेशन को बढ़ाती है और बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है उसको बाहर निकालती है। तो जब फ्लूइड बॉडी से कम हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे कंजेशन कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूरिसिमाइड है हमारा, स्पाइरेनोलैक्टोन है, ये सब जो है हमारे डायूरेटिक्स है, इनका हम यूज़ करेंगे। पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। फिर है एंटीकोगुलेंट्स। अब देखिए, क्योंकि यहाँ ब्लड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेफ्ट एट्रियम में, तो जब ब्लड बहुत ज़्यादा यहाँ जमा रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लड का क्लॉट बन जाए, और वो क्लॉट आगे एओर्टा के थ्रू कहीं पे भी जाके, जहाँ पे बहुत छोटी आर्टरीज होती हैं ब्रेन में हमारे, जाके वहाँ पे वो फंस सकता है। तो उसके वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स का यूज़ करते हैं। वारफेरिन हो गया जैसे, इसका हम यूज़ करेंगे ताकि हार्ट में कहीं भी कोई क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो पाए। फिर है एसी इनिबिटर हमारे, ARBs हैं। एसी इनिबिटर क्या होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर हो गए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, ये आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या करेंगे, हमारा जो हमारी एओर्टा की जो यहाँ से जो आर्टरी है हमारी सिस्टमिक, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे, जैसे एओर्टा है, फिर यहाँ जो आर्टरी हैं, इनको क्या करेंगे, एक प्रकार से वैसोडाइलेटर का ये काम करते हैं, उसको डायलेट कर देती हैं, ठीक है। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आर्टरी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो अच्छे से ब्लड को यहाँ पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मैक्सिमम ब्लड इस तरफ पंप कर जाए। लेकिन अगर ये आर्टरी लूज रहेगी, यहाँ प्रेशर कम रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ब्लड हमारा आगे एओर्टा में चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसी इनिबिटर और ARBs का भी यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा मेडिसिनल जो हो गया, इससे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सब ड्रग चलाने के बाद भी पेशेंट में कोई रिलीफ नहीं है, उसका जो नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल जो काम वो करता है, उसको करने में भी उसको दिक्कत हो रही है अगर, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर मिट्रल वॉल्व रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है, या फिर मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट हम इसमें कर सकते हैं, ऑपरेशन करते हैं। इसमें ऑपरेट करके क्या करेंगे उसको, आजकल और भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें हम क्या करेंगे, मिट्रल वॉल्व को रिपेयर करेंगे जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी, और या फिर मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस कर देते हैं अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता है तो। एक हमारा यहाँ पे रह गया था बीटा ब्लॉकर। देखिए, क्योंकि यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, एरिथमिया हो रहा है। एक तो नॉर्मल होता है ना, साइनस रिदम होता है, अगर साइनस रिदम नहीं है, एरिथमिया यहाँ पे हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हमारा बीटा ब्लॉकर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे, बीटा ब्लॉकर का। तो ये हमारे ड्रग्स हो गए, और अगर इन ड्रग्स से भी काम नहीं बन रहा है हमारा तो हम सर्जरी का इसमें यूज़ करते हैं, या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी इस टाइम पे हमारे पास मिट्रल वॉल्व रिपेयरिंग होती है या फिर मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट है हमारा, इसका हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इसमें अभी फ़िलहाल जो हमारा मेडिकल साइंस है उसमें इस प्रकार का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मेडिसिन लो और आपका वॉल्व जो है वो रिपेयर हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा जो था, हमारा मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हो चुकी थी और इसका डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और साइन सिम्टम खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।